So the thermodynamics governed with the 4 laws, that is 0th law, first law, second law, and third law. Now we consider the first law of thermodynamics. So what first law said? The first law is conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है. सो एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, बट इट विल कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. दिस इज द कंजर्वेशन. थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि कन्वर्जेशन जो होता है वो हीट एनर्जी से इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट होता है. स्टेटमेंट क्या है? व्हेन हीट इज एडेड इनटू ए सिस्टम, इट कैन आइदर चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और गो इनटू डूइंग वर्क. तो यदि Q अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई किया है, Q अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई किया है, तो ये जो Q अमाउंट ऑफ हीट है ये कन्वर्ट होगा किस में? वर्क में और इंटरनल एनर्जी में, है ना. जैसे पिस्टन है और वो पिस्टन के साथ कोई सिलेंडर अटैच कर दिया जाए तो उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये एक कोई डायग्राम है और ये एक पिस्टन है और इस एंड से इफ यू सप्लाई द हीट फ्रॉम द another end, then what we'll find, then the Q amount, that is Q amount is given, this Q amount is converted into work. वर्क क्या होगा कि ये सिस्टम थोड़ा सा और पीछे चला जाएगा. this part is the transfer of heat, ये हो जाएगा. तो जो पहले ये था ये, तो यहां से ये पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू द वर्क डन, W. और दूसरा पार्ट क्या होगा? इसका हो सकता है जो टेम्परेचर है उसके अंदर वृद्धि हो जाए, तो ये दिस वन इज द वन. तो हीट जो सप्लाई हो रहा है, ये सिस्टम के अंदर जो हीट सप्लाई करेंगे एक्सटर्नल से, दिस हीट Q इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन. हियर इट इज द वर्क डन, or here it is the change in internal energy, that is internal energy. So this is the first law of thermodynamics. For our purpose, internal energy is part of the energy that depends upon the temperature dependent. तो वो तो मैंने यहाँ पे डायग्राम के रूप में दिखा दिया कि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर के रूप में चेंज होता है. उसके बाद दूसरा पॉइंट है हीट इंजन. बहुत ही सिंपल है, हर आदमी बाइक चलाता है ना, तो उसमें एक इंजन होता है. वो इंजन कैसे काम करता है? वो इंजन में इंटरनल एनर्जी के रूप में पेट्रोल का यूज किया जाता है ना. कुछ डीजल गाड़ियां हैं, अब तो बिजली की भी आ रही हैं, तो जो भी एनर्जी यूज होगा वो वर्क में कन्वर्ट होगा, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द वर्क. जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की जो ऊर्जा है Q, वो कन्वर्ट होगी वर्क में और उसके वजह से बाइक आगे की तरफ बढ़ेगा. सो हीट इंजन को डिफाइन कैसे करेंगे? इफ वी क्रिएट एन इंजन दैट ऑपरेट इन ए साइकिल, व्हाट इज साइकिल? साइकिल इज सम, जैसे ये एक एक्सिस हो, दिस इज V हो और ये P हो, तो इस तरह से एक साइकिल बन जाता है. दिस इज योर साइकिल, ये साइकिल है ना, दिस इज योर साइकिल. या आइसोथर्मल दो प्रोसेस होता है, दो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है. तो दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक प्रोसेस का बीच का जो रीजन है, दिस इज नोन एज साइकिल. थर्मोडायनेमिक्स में ये साइकिल होता है. तो इंजन दैट ऑपरेट इन ए साइकिल, वी रिटर्न टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट ईच टाइम एंड देयरफॉर हैव द सेम इंटरनल एनर्जी. Therefore, the same internal energy. Thus, for a complete cycle, that's a Q is equal to W. क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी यदि बराबर हो गया, यदि इंटरनल एनर्जी बराबर हो गया
तो हम इसको कहेंगे कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एज, यहां से ये मूव किया इस डायरेक्शन में, दिस इज द एक्सपेंशन वॉल्यूम, लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम की तरफ, देन दिस इज द एक्सपेंशन, दिस इज नोन एज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एंड देन देयर इज ए कॉम्प्रेशन, दिस इज द कॉम्प्रेशन, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, अगेन दिस इज द कॉम्प्रेशन जिसमें वॉल्यूम कम। तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिनल पॉइंट है, सेम इंटरनल एनर्जी है ना, सेम इंटरनल। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, सेम पॉइंट का मतलब कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था? क्यू इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, W प्लस डेल्टा यू। तो जो हीट सप्लाई एनर्जी है वो वर्क डन में यूज हुआ और इंटरनल एनर्जी में यूज हुआ, है ना। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि फॉर ए complete cycle, so that the heat supply is used in the working on the substance, that is W। तो इसका मतलब कि डेल्टा यू का मान क्या है? 0 होना है। तो दिस इज द स्टार्ट कैसे करेंगे कि द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ इज गिवन एज Q इज इक्वल टू W प्लस डेल यू। ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हो गया। इसमें सेम साइकिल में डेल्टा यू का मान 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ में यदि डेल्टा यू का मान 0 हम कर दिए तो क्या मिलेगा? Q इज इक्वल टू W, दिस इज Q and this is your W, Q is equal to W। So this is the internal energy for complete cycle is 0 and heat supply is used in the work done। तो heat supply use into the, इसका जो एप्लीकेशन एरिया है कि जो बाइक है, बाइक में जब हम काम करते हैं, पेट्रोल भराते हैं तो वर्क डन मतलब वो मूव करता है, दैट इज W। तो पेट्रोल यहाँ पर Q हो गया और वर्क बाइक का चलना W हो गया। अब एक मॉडल के रूप में हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि किस तरह से इसको हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं हीट इंजन का। तो बेसिकली जो भी हीट इंजन होता है उसका एक इंडिकेटर डायग्राम ये हो गया, हीट इंजन का इंडिकेटर डायग्राम क्या है? पहला हो गया फर्स्ट पॉइंट इज सोर्स माने जहां से एनर्जी दिया जाए, ये क्यू हॉट। तो हॉट जो रिजर्वायर है जहां से सोर्स है वहां से हीट की ये सप्लाई हुई, और ये है हीट इंजन का मतलब जहां वर्क होता है। फिर क्या है? कोल्ड सिंक, टी कोल्ड माने हीट जो है वो दिया जाता है। तो नॉर्मली जो बाइक है, बाइक में जो इंजन होता है उसमें हॉट सोर्स के रूप में पेट्रोल है और कोल्ड सिंक के रूप में एटमॉस्फेयर है। मतलब कोई भी इस तरह से मान लीजिए सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये पिस्टन्स लगे हुए हैं और पिस्टन का मोशन हो रहा है, तो इसमें जो सिंक होगा, द सिंक इज एटमॉस्फेयर, दिस सिंक इज एटमॉस्फेयर। और सिस्टम क्या है? ये सिस्टम, पिस्टन इज ए सिस्टम, और यही सिस्टम इज नथिंग बट इंजन, यही इंजन भी, यही इंजन है जिसको इंडिकेटर डायग्राम के रूप में इस तरह से दिखा सकते हैं। तो क्यू जो हीट सप्लाई हो रहा है, दिस हीट सप्लाई इज, ये जो हीट सप्लाई हो रहा है क्यू हॉट is converted into work done, W, this part is the work done और this is the cool। तो हीट जो आया, ऊपर से जो हीट सोर्स आ रहा है ये एक भाग तो इसका इधर चला गया वर्क डन में और दूसरी भाग ये आ गया कोल्ड में, हीट रिजेक्टेड। तो हीट हॉट, क्यू हॉट माइनस क्यू कोल्ड, जो हीट दिया गया और जो हीट सिंक में गया उसका जो डिफरेंस निकाल ले तो वो वर्क डन होगा, है ना, वर्क डन। और यही चीज वर्क डन हमें इफिशियंसी के रूप में आइडेंटिफाई होता है। क्यू कोल्ड जितना कम होगा W उतना ही ज्यादा होगा।
तो इंजन में जब हम ये बात कहते हैं कि इस इंजन की इफिशियंसी ज्यादा है, जैसे 1 लीटर पेट्रोल से कोई इंजन 40 किलोमीटर जा रहा, कोई 50 किलोमीटर जा रहा, कोई 60 किलोमीटर, कोई 70, कोई 80, तो इसका मतलब यह हो गया कि जो इफिशियंसी है वो बढ़ रहा है। 40 किलोमीटर से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में जा रहा है, तो इफिशियंसी लगातार बढ़ रहा है। ये जब हम पूछते हैं कि इस इंजन की या इस बाइक की इफिशियंसी क्या है ना, माइलेज क्या है, इफिशियंसी नहीं माइलेज के रूप में, तो 70 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर ये जा सकता है, तो ये इफिशियंसी ज्यादा होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यदि उस बात को देखें तो जो इफिशियंसी बढ़ता है उसमें ये क्यू वैल्यू जो है वो कम होता है। दिस क्यू वैल्यू इज डिक्रीजिंग, है ना, दिस क्यू वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ये क्यू वैल्यू कम होता है। और क्यू वैल्यू यदि 0 हो गया, यदि क्यू वैल्यू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, क्यू हॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्यू हॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसका मतलब कि यदि ऐसा कोई इंजन हो जाए जो ये हीट कोल्ड जो है 0 हो जाए, कोई हीट नहीं आ, तो टोटल जो हीट सप्लाई हो रहा है सोर्स से वो कहाँ चला जाएगा, वर्क में। टोटल हीट जो आ रहा है सोर्स से वो वर्क में चला गया। तो ऐसे इंजन जो होगा उसको हम कहते हैं 100% इफिशियंट इंजन। 100%, इसकी इफिशियंसी 100% होता, जो केवल आइडियल केस है। इन ट्रू सेंस ये संभव नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्या किसी इंजन की इफिशियंसी 100% हो सकता है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हीट सप्लाई टू द कोल्ड इज नेवर 0, 0 नहीं होगा। ये कब 0 हो सकता है? एक केस में 0 होता है, एंड दैट केस इज व्हेन T is equal to 0 केल्विन, है ना। 0 केल्विन पे यदि कोल्ड सिंक होगा तभी जाकर के ये सप्लाई 0 होगा, नहीं तो सप्लाई 0 नहीं होगा। तो अनलेस until the sink temperature is 0, it is not possible to achieve 100% efficient engine। कम ज्यादा हो सकता है। देखिए इफिशियंसी आ गया। इफिशियंसी कैसे डिफाइन करेंगे? वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब हाउ वेल आवर हीट इंजन वर्क। सो ही क्यू हॉट का मतलब एनर्जी दैट यू पे फॉर। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। व्हाट डू यू वांट, कितना वर्क जानते हैं। क्यू कोल्ड मीन वेस्ट एनर्जी, वेस्ट एनर्जी या मनी, जो आपने पेट्रोल में पैसा लगाया है उसमें कितना वेस्ट हुआ। तो इफिशियंसी क्या होगा? व्हाट इज द इफिशियंसी? इट इज सिंबलाइज स्मॉल ई क्यू बाई क्यू हॉट। अब जैसे मैंने पिछले स्लाइड में ये कहा कि यदि क्यू हॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू हॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब ये डब्ल्यू है और क्यू हॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 1। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज 1। तो इट इज द 100% इफिशियंट, इट इज द 100% इफिशियंट। लेकिन ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है क्या कि दिस हॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू, ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू, क्योंकि क्यू जो वेस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ये क्यू डब्ल्यू को हम आइडियली 0 कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली 0 नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ वेस्ट होगा, इसलिए इफिशियंसी जो होगा वो 1 नहीं होगा, बल्कि इट इज ग्रेटर, ई इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से कम होगा। अब जैसे 70 किलोमीटर है तो उसका इफिशियंसी 0.7 हो गया, 40 किलोमीटर है तो उसका 0.4 हो गया, तो 0.4, 0.5, 0.6 ई की वैल्यू ऐसे ही रन करेगा। तो यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में देखें तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। उसी एक्सप्रेशन के, इफिशियंसी के एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर भी खूब अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू बाई क्यू हॉट, और डब्ल्यू क्या होगा, क्यू हॉट माइनस क्यू कोल्ड, क्यू हॉट माइनस क्यू कोल्ड अपॉन क्यू हॉट।
So Q hot upon Q hot is 1 minus Q cold upon Q hot, 1 minus. अब Q cold 0 है, जैसे ये कहे कि ये Q cold 0 के बराबर हो जाए, तो यदि Q cold 0 के बराबर हो जाएगा तो this is Q cold is 0, this is 0. So 1 minus 0, 1 minus 0 is 1, and then efficiency is 1. So if we had a perfect engine, all the input heat would be converted into work, so the efficiency would be 1. Efficiency would be 1. The worst possible engine is one that does no work, and the efficiency will be 0. Efficiency will be 0. So the real engine is running between 0 and 1. Means 0 is less than E is less than 1. तो ये efficiency का range हो गया. तो ये question में आता है कि the range of efficiency is from 0 to 1, from 0 to 0.5, from 0 to 1 to 2, or something else. So always remember that the range of efficiency is 0 to 1. ये point बहुत important है. इसी को अब इसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल आ गया कि in every cycle a heat engine absorb 1000 joule from hot reservoir at 600 Kelvin. जो hot reservoir है उसकी temperature 600 Kelvin, does 400 joule of work and expels 600 joule into cold reservoir at 300 Kelvin. 300 Kelvin is room temperature. Calculate the efficiency of the engine. So W is 400, supply is 1000. So 400 upon 1000 is 0.4. So this 0.4 is the efficiency. तो डायग्राम के रूप में इसका कैसे हम देख सकते हैं? यस, ये डायग्राम है हीट इंजन का. हॉट सोर्स से क्यू हॉट कितना लिया है? हॉट सोर्स से क्यू हॉट लिया है 1000 जूल, और 4000 कहाँ गया? दिस 4000 इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड 6000 इज द वेस्ट. ये 6000 वेस्ट. अब दूसरा एक ये कि जो हॉट का टेम्परेचर है, वो हॉट का टेम्परेचर कितना है? 600 केल्विन. दिस इज 600 केल्विन. और कोल्ड का टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन. 300 केल्विन. तो यू कैन हैव द efficiency in terms of temperature as well. देखिए, you can have this one, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में यदि हम निकालें तो this efficiency is equal to 1 minus T cold upon T hot. T cold upon T hot. This is, so this is 1 minus T cold कितना है? 300. This is 300 Kelvin. और T hot कितना है? 600. 600. So this is 1 by 2. 1 minus 1 by 2. This is 1 minus 1 by 2. That is कितना हो जाएगा? This is 1 by 2. 1 by 2 means 0.5. 1 by 2 is 0.5. तो E is equal to 0.5. तो यदि हम इफिशियंसी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो उसका ये फॉर्मूला होगा 1 minus TC upon TH. और इसी इक्वेशन में, इसी क्वेश्चंस में यदि इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए टेम्परेचर बेसिस पे दिया जाए और हीट सप्लाई के बेसिस पे दिया जाए तो हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं. So this is the important example for the examination. तो ये बात हम लोगों ने जो डिस्कस किया ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए. अब आइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये डिफाइन करता है, कंजर्वेशन तो हो गया, दूसरा क्या है? व्हाट कैन एक्चुअली हैपन, है ना? हीट डज नॉट voluntarily flow from cold to hot body. क्या हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जा सकता? हीट तो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना? दूसरा, all heat engine have efficiency less than 1. Not all heat
can be converted into the work, है ना. Not all heat can, मतलब एक से कम होने का मतलब क्या है, इफिशियंसी ऑलवेज एक से कम है. इसका मतलब जो Q हॉट है वो W के बराबर नहीं हो सकता. दिस इज नॉट इक्वल. ये स्टेटमेंट है. पूरा का पूरा हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता. यदि कन्वर्ट हो जाएगा तो इफिशियंसी 1 हो जाएगा 100%, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज नॉट. तो यही सेकेंड लॉ है. सेकेंड लॉ के दो स्टेटमेंट होते हैं, एक केल्विन स्टेटमेंट है और दूसरा क्लासियस स्टेटमेंट है. क्लासियस स्टेटमेंट फर्स्ट है, हीट डज नॉट वॉलंटरली फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, है ना. और केल्विन स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट, या इसको क्लासियस स्टेटमेंट के रूप में ले आते हैं. है ना. दिस इज द क्लासियस स्टेटमेंट और हियर इट इज केल्विन. दिस इज द केल्विन स्टेटमेंट. केल्विन स्टेटमेंट क्या होगा कि we cannot have engine which is 100% efficient without any other effect. तो दो स्टेटमेंट हो गया, एक और दो, और यही दो स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है. और ये इसको हम एक डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं. डायरेक्शनल लॉ में कि जो हीट का फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ. कभी भी हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं हो सकता, है ना. तो ये हो गया. अब इस पर जो ऑपरेट होता है दैट इज द वेरी फेमस इंजन दैट इज नोन एज कॉर्नेट इंजन. व्हाट इज द कॉर्नेट इंजन या कॉर्नेट? द very best theoretical possible heat engine is the Carnot engine. Very best, माने ideal है ये. The efficiency of Carnot engine depend on the temperature of hot and cold reservoir. तो cold reservoir जो अभी फॉर्मूले में मैंने यूज किया कि 1 minus T cold minus T hot is the E of the Carnot engine. इसमें क्या नोट, द टेम्परेचर मस्ट बी मेजर इन केल्विन. टेम्परेचर मस्ट बी मेजर इन केल्विन. मतलब यदि हम एक छोटा ये डायग्राम बना दें हीट इंजन का, तो ये T है हॉट रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर TH है, देन इट सप्लाई टू द हीट. ये इंजन है और इंजन से ये वर्क में कन्वर्ट हुआ, दिस इज कन्वर्जन इनटू वर्क, एंड देन द रिमेनिंग पार्ट इज सप्लाई टू द सिंक. ये सिंक हो गया. तो सिंक का टेम्परेचर TC है, TC कोल्ड टेम्परेचर. तो इफिशियंसी क्या होगा 1 minus T cold upon T hot. 1 minus T cold upon T hot from this Carnot engine. और अब जैसे उसी एग्जाम्पल को जो हमने पहले कैलकुलेशन किया है उसी एग्जाम्पल का पार्ट 2 में कि इन एवरी साइकिल a heat engine absorb 1000 joule from a hot reservoir at 600 Kelvin, does 400 work joule and expels 600 joule into a cold reservoir at 300 Kelvin. Calculate the efficiency of the best possible engine. The best possible engine का हो गया 1 minus 300 upon 600, that is 1 by 2. 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2. 1 by 2 is 0.5, जैसे कि पीछे कैलकुलेट किया गया. Recall that the actual engine has efficiency 0.4. तो बेस्ट पॉसिबल का मतलब हो गया कि जो एक्चुअल इफिशियंसी है 0.4 उससे थोड़ा ज्यादा, एंड दैट्स व्हाई इट इज 0.4. तो यदि हम कॉर्नट साइकिल के थ्रू यदि टेम्परेचर का यूज करें तो ये हम इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दिस इज आवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. दिस इज आवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द हीट इंजन. सो
स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर, हाँ, यस। लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं है अभी। हाँ हाँ, स्क्रीन पे कुछ नहीं, अभी तो स्क्रीन हमने डिस्प्ले किया है ना, तो इसलिए स्क्रीन पे कुछ यस सर। आपको दिखेगा नहीं। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट दो तरह के हैं। एक तो केमिकल पोटेंशियल के रूप में, और दूसरा हेसेस लॉ के रूप में। कोई बताएगा एनीवन कि व्हाट इज द केमिकल पोटेंशियल? Can anyone say what is the chemical potential? केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? सर, इंजन के अंदर और रासायनिक प्रक्रिया होने के दौरान जो ऊर्जा संचित होती है, जो कंटेंट होती है, वही एनर्जी लगभग पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। फिर से बोलिए। It is the capability of substance. It is the capability of कंटेंट। हाँ बताओ भाई। sir, electrical potential is the capability of a substance. क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? Sir, it is the capability of a substance. केमिकल पोटेंशियल। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो केमिकल पोटेंशियल क्या है? यू सी, as temperature governs the flow of energy between two systems, chemical potential governs the flow of particle. ठीक है, मतलब टेम्परेचर गवर्न करता है एनर्जी को फ्लो करने के लिए, केमिकल पोटेंशियल गवर्न करता है फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। व्हेन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ टू सिस्टम आर इक्वल, दे आर इन डिफ्यूसिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब फ्लो ऑफ पार्टिकल को कैसे आप समझ सकते हैं? देखिए, यदि वाटर को ले ले तो वाटर कहां से कहां फ्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। वाटर कहां फ्लो करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, यदि कमरे में अगरबत्ती जला दें तो उसका स्मेल कमरे के चारों तरफ फैल जाता है। किसकी वजह से? कि जहां पे अगरबत्ती जल रहा है वहां पे जो केमिकल है, जो जला है, अगरबत्ती के ऊपर जो लेप होता है वो जला है, और जल करके वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन वहां ज्यादा हो जाता है, वो धीरे धीरे डिफ्यूज करता है, और डिफ्यूज करके दूर तक फैल जाता है, तो हमको उसका स्मेल समझ में आता है। इट इज ड्यू टू द केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल गवर्न्स द फ्लो ऑफ पार्टिकल। अब यदि इतना समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एकदम से समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई भीड़ का स्थान है, जैसे कुंभ मेला है। कुंभ मेला में लोग जा रहे हैं, हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस बैठा रहता है ना। यदि मेले में बहुत भीड़ हो जाए तो उस भीड़ को कौन कंट्रोल करता है? Who will control? ट्रैफिक पुलिस। Yes, definitely. तो ट्रैफिक पुलिस क्या है? केमिकल पोटेंशियल हो गया। तो केमिकल पोटेंशियल गवर्न्स द फ्लो ऑफ पार्टिकल। इज इट क्लियर? Yes, What sir. is chemical potential? It is somehow related to the concentration of the particle. So we can going to consider information introduction of matter into the system. किसी सिस्टम में कितना मैटर है? If we introduce, say that dn kilomoles of the matter into the system, there will be a change in energy of the system, and du will be the proportional to dn. कितना पार्टिकल चेंज करने का है? अब देखिए, फर्स्ट लॉ आपने देखा है कि फॉर प्योर सब्सटेंस द कांस्टेंट नंबर ऑफ द पार्टिकल वी हैड
क्वासी स्टैटिक प्रोसेस du क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू dq माइनस pdv। pdv क्या है, वर्क डन। pdv क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन ये फर्स्ट लॉ है, दिस इज द स्केच ऑफ योर फर्स्ट लॉ है ना, ये फर्स्ट लॉ का गवर्न कर रहा है। एंड दिस फर्स्ट लॉ हैव द, यस दिस इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या लिया था कि Q सप्लाई है वो किसको बढ़ा रहा है, U को और प्लस W को, ये है ना। तो W क्या है, W इज इक्वल टू P इंटू V। तो ये जो हो गया U इज इक्वल टू Q माइनस W। और यहाँ देखिए D को एक क्रॉस कर दिया गया है, D इस सिंपल D नहीं लिखा गया बल्कि D को ये क्रॉस कर दिया गया। क्यों क्रॉस किया गया, क्योंकि अभी जब थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ेंगे फिजिक्स में तो उसमें दो तरह के क्वांटिटी पढ़ेंगे, एक पॉइंट फंक्शन और दूसरा पाथ फंक्शन, एग्जैक्ट फंक्शन और इनएग्जैक्ट फंक्शन। बहुत सारे पैरामीटर्स वहां पे डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे जिसकी यहाँ जरूरत नहीं है। तो हम इसको कहते हैं कि जो क्रॉस है ये पाथ फंक्शन है, पाथ डिपेंडेंट है, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है। और पॉइंट फंक्शन जो है वो पाथ पे निर्भर नहीं करता है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर निर्भर, पॉइंट पे निर्भर करता है। तो अब उसी को कहते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस du इज इक्वल टू TdS माइनस P। तो TdS dq को हम TdS के रूप में लिख देते हैं, where S is entropy, entropy is the S is entropy and it is expressed as Q heat upon T temperature। यदि हीट को टेम्परेचर से डिवाइड कर दें तो दैट पार्ट इज इंट्रोपी। इंट्रोपी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, उसको हम अलग से आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम आपको ये कह रहे हैं कि इंट्रोपी के टर्म में Q को लिखा जाए तो जैसे T इंटू ds। तो ये भी फर्स्ट लॉ का ही स्टेटमेंट हुआ। दिस इज ऑल्सो वन वे टू राइटिंग द फर्स्ट लॉ। क्या है, we consider a more general case as the system may consist of several different constituents, है ना। The system is no longer necessarily closed so that the number of molecules of the various constituents may vary. Ni is number of mole of constituent I constituent में number। अब ये क्या n वेरी करेगा, इसका सीधा समझने के लिए बहुत आसान तरीका है कुंभ मेला। कुंभ मेले में यदि सिस्टम मान लीजिए तो जो 5 स्नान होते हैं, 14 को मकर संक्रांति, उसके बाद माघ पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी, ये 5 जो टाइम है स्नान का, उसमें संख्या बदलता है कि कांस्टेंट रहता है? बदलता है। डेफिनेटली देयर इज अ चेंज ऑफ द नंबर, माने सिस्टम में नंबर बदल रहा है तो नंबर इज नॉट कांस्टेंट। तो ये उसी चीज को कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, नो लॉन्गर नेसेसरली क्लोज सिस्टम सो दैट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट में वेरी, वो वेरी करेगा। तो ये जो इक्वेशन आपको दिया गया, दिस इज u इज इक्वल टू SVN, u इज इक्वल टू SVN एक फंक्शन है। तो आपने पार्शियल डिफरेंशियल का नाम सुना है? पार्शियल डिफरेंशियल डेल x बाई डेल y है। तो इसका इस u इज इक्वल टू SVN, ये 3 वेरिएबल है, इसका पार्शियल डिफरेंशियल हम ले तो पार्शियल डिफरेंशियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल u बाई डेल s इंटू ds, डेल u बाई डेल v इंटू dv और डेल u बाई डेल n, n के रिस्पेक्ट में। तो n के रिस्पेक्ट में ये जो वेरिएशन होता है, दिस इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल। ये इंट्रोपी का है, ये वॉल्यूम का वेरिएशन है, एंड दिस इज द डेसिग्नेशन ऑफ दिस मींस द फर्स्ट टू डेरिवेटिव्स all n are constant and in third derivative n are constant except ni, है ना। तो ये जो है ये दिस इज योर केमिकल पोटेंशियल, ये तीसरा टर्म जो होगा वो केमिकल पोटेंशियल होगा।
तो इसी पॉइंट के साथ हम आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं फॉर द केमिकल पोटेंशियल। तो व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आई एंड डेल यू बाय डेल एन आई एट कांस्टेंट एंट्रोपी, वॉल्यूम एंड अदर सिस्टम। ठीक है, तो अब इसको कैसे आप एज्यूम करेंगे कि ये केमिकल पोटेंशियल एक पर्टिकुलर डे का है। पर्टिकुलर डे माने 14 जनवरी जो अभी आ रहा है, मकर संक्रांति या पौष पूर्णिमा या बसंत पंचमी या महाशिवरात्रि, तो ये सारे म्यू आई उसको अलग अलग होगा। तो म्यू आई अलग होगा तो एन अलग होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल लाइक टू डिस्कस डिटेल अबाउट द एंट्रोपी। ठीक है, तो अभी हम शेयर को यहाँ पे ये पॉज करते